नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज वाजपेयी। और आज हम बातचीत करेंगे एक बिल्कुल ताज़ा तरीन नए फंड की जो इस वक्त आया हुआ है मार्केट में और आप उसमें निवेश कर सकते हैं। उसका नाम है स्मॉल कैप फंड फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल एएमसी का, जो एनएफओ खुला हुआ है। 19 दिसंबर तक आपके पास ये चॉइस है कि आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। स्मॉल कैप इस वक्त लाना क्यों लाना, जबकि मार्केट में इतनी तेज़ी हो गई है और एक बीच में आपने सुना होगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप से वैल्यूएशंस के बहुत कंपैरिजन हो रहे थे। लेकिन ऐसे में स्मॉल कैप आया है तो उसके पीछे की सोच क्या है, फिलॉसफी क्या है, प्रमाइस क्या सेट किया गया है, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मोतीलाल एएमसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर अखिल चतुर्वेदी जी हैं। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। और पहले तो बहुत बड़ी वाली शुभकामना आपको कि आप इस माहौल में स्मॉल कैप फंड लेके आए हैं। ये समझाइए ज़रा सर, मार्केट तो एकदम रोज़ एक नई हाइस की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में स्मॉल कैप फंड आप लेके आए हैं, क्या सोच है इसके पीछे? So first of all, thank you नीरज जी इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। देखिए, ब्रॉडली हमारा जो आउटलुक है इंडिया को लेके, इंडियन इकोनॉमी को लेके, वो काफ़ी पॉजिटिव है। आपने देखा कि बहुत ही कुछ दिनों पहले ही अपनी इकोनॉमी जो है $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि 2030 खत्म होते होते जो टोटल इकोनॉमी है उसकी साइज 7, 8, 9 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है। तो ब्रॉडली अगले 10 सालों में ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी आती है तो उसमें ऑब्वियसली उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में आता है और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती है तो मार्केट कैप भी बढ़ता है। इसलिए आप जो देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं काफी ग्लोबल मार्केट्स को। अब इसके अंदर में जैसे आपने बताया, लार्ज कैप कंपनीज भी होती हैं, मिड कैप कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। जब इन्वेस्टर्स एलोकेट करते हैं, लंबे समय के लिए एलोकेट करते हैं, तो बेसिकली पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए सब प्रकार की कंपनियां खरीदनी चाहिए। तो अगर आप डिपेंडिंग आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना पैसा लार्ज कैप में डालना है, कितना पैसा आपको मिड कैप्स में डालना है, कितना पैसा आपको स्मॉल कैप्स में डालना है। जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन को लेके चलते हैं, तो तब मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ा एलोकेशन अगर ज्यादा रहे तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में हाई ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहती है और आपका रिटर्न थोड़ा ज्यादा आ सकता है लार्ज कैप से कंपेयर करें तो ये फंड हमने लॉन्च किया पहली बात क्योंकि ये फंड हमारे पास था नहीं। तो सबसे सिंपल कारण लॉन्च करने का यही था कि ये कैटेगरी में हम प्रेजेंट नहीं थे और समय ठीक लग रहा था बिकॉज पिछले 3 सालों से आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप, अगर आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है और अर्निंग्स ग्रोथ मतलब फंडामेंटली अच्छा लग रहा है। उसके कारण ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्मॉल कैप्स भले पिछले 1 साल में अच्छे रिटर्न आए हैं बट आगे भी कुछ सालों में स्मॉल कैप्स में अच्छे रिटर्न आते हुए ऐसा समझ में आ रहा है। तो हमने सोचा कि स्मॉल कैप फंड को इस समय पे लॉन्च किया जाए बिकॉज पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। वैल्यूएशंस पिछले साल जितने सस्ते नहीं है पक्का, बट उतने महंगे भी नहीं। अगर आप वैल्यूएशंस को कंपेयर कर रहे हैं 22 मतलब अर्ली जैन फेब 22 से आज भी कंपेयर करें तो पी मल्टीपल अभी भी 25% नीचे ही है। तो पीक से अभी भी वैल्यूएशन 25% नीचे है और अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, अच्छी अच्छी कंपनियां मिल रही हैं। और जब हम फंड बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग फंड बनाएंगे कि आज के हिसाब से कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या वैल्यूएशंस है। बहुत बड़ा यूनिवर्स है तो समय ठीक है। लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थ्रू निकल के आएगी। अखिल जी, जनरली इसमें कितने मार्केट कैप तक की कंपनियां शामिल करेंगे आप? इसमें एवरेज मार्केट कैप आप समझे पोर्टफोलियो में रहेगा 8 से 10 हजार करोड़ का और सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से 75% ऑफ द पोर्टफोलियो स्मॉल कैप होना चाहिए और बाकी का जो 25% है उसमें हम लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स और ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बैलेंस करेंगे, थोड़ा बहुत लार्ज कैप भी रहेगा, 10-15% लार्ज कैप भी रहेगा, बट एसेंशियली स्मॉल कैप पोर्टफोलियो एवरेज मार्केट कैप ऑफ 8 to 10,000 करोड़।
जनरली ये कहा जाता है कि बड़ा है तो बेहतर है, लेकिन अखिल जी ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा सोचो लेकिन छोटे से शुरुआत कर दो, यानी छोटा भी बड़ा बन सकता है। छोटा है तो इसका मतलब नहीं कि बड़ा नहीं है और बेहतर नहीं है। ये जो सोच है ना अखिल जी, इसको लेके तो बहुत एक बार बीच में हम लोगों के मीडिया फ्रेटर्निटी में, मार्केट पार्टिसिपेंट में बड़ी मस्ती चल रही है, अरे भाई ये लार्ज कैप वाले एकदम पिछड़ गए और मिड कैप स्मॉल कैप ने बाजी मार दी और रुक ही नहीं रहे बिल्कुल, और अभी भी नहीं रुक रहे हैं। तो एक सवाल इसमें उठता है कि जो आप कह रहे हैं कि स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा, नो डाउट, बहुत सैकड़ों हज़ारों कंपनियां हैं, कैसे चुनेंगे आप इतने बड़े यूनिवर्स में? क्या पैरामीटर्स लगाएंगे जो आपके इस टेस्ट को पास कर पाएंगे? तो हमारी फिलॉसफी बहुत सिंपल है। हमारी फिलॉसफी है QGLP, Q इज क्वालिटी, G इज ग्रोथ, L इज लॉन्जेविटी, P इज प्राइस। तो हम ये 4 फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को बनाने में। तो सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेक है स्मॉल कैप में, वो क्वालिटी चेक होता है। तो क्वालिटी में हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस कैसा है और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, दोनों चीज बहुत ही जरूरी है इसमें। बिजनेस क्वालिटी भी बहुत हाई होनी चाहिए, और बिजनेस जो चलाते हैं, जो मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, उनकी क्वालिटी ओरिएंटेशन बहुत हाई होनी चाहिए। सो उसमें ही आप समझे कि 90% हमारा फिल्ट्रेशन जो है वो क्वालिटी चेक में ही हो जाता है। एक बार क्वालिटी, हाई क्वालिटी कंपनीज मिल जाती हैं, फिर हम ग्रोथ को चेक करते हैं कि भाई कौन सी कंपनियों में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, और एक बार वो चेक हो जाता है उसके बाद में पी मल्टीपल है, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, वैल्यूएशन का चेक करके देन हमारा एक करीबन 300-350 स्टॉक का यूनिवर्स बनता है, और उसमें से फंड मैनेजर्स अपने 25 से 30 स्टॉक, 35 स्टॉक के आसपास पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं उनके कन्विक्शन के हिसाब से। तो एक हो गया ये प्रोसेस ड्रिवन, विच इज जो QGLP प्रोसेस मैंने आपको बताया। सेकेंडली, हमने कुछ थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिन थीम्स में हमको ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई लग रहा है। सो एक थीम जैसे कि फाइनेंशियल्स है। अब फाइनेंशियल्स में 2 पार्ट होते हैं, लेंडर्स होता है और नॉन लेंडिंग कंपनीज होती हैं। तो लेंडिंग साइड में बैंक्स हैं, NBFCs हैं, तो ये स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। नॉन लेंडिंग साइड में इंश्योरेंस है, सेविंग स्पेस है, वो भी जो पार्ट है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है ग्रोथ के हिसाब से। आप कंज्यूमर देखेंगे तो जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज हैं वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी एक थीम हमने आइडेंटिफाई की हुई है। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इन सेक्टर्स में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमने पहले तो एक क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी का फिल्टर लगाया, सेकेंडली थीम्स का फिल्टर लगाया, एंड उसके हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने में काफी आसानी होती है। तो इस समय पे मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि थीम्स आइडेंटिफाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, और 30-35 अच्छे स्मॉल कैप कंपनीज खरीदने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अखिल जी, एक बड़ा बेसिक चीज और मैं समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि पहले क्वालिटी चेक लगाएंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे कि कौन किसके वैल्यूएशंस क्या हैं। क्वालिटी चेक जब आप करें तो वेरी प्रिसाइसली आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत गुड क्वालिटी की मैनेजमेंट, और पिछले 4-5-10 साल जितना भी आप पैरामीटर है उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, ये है इसका मतलब, या कुछ और मतलब है इसका? नहीं, पक्का। सो इसमें हम चेक करते हैं कि कंपनीज की रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, राइट? तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेक है। इसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली है कि नहीं, डिविडेंड पे आउट पॉलिसीज कैसी हैं, डेट टू इक्विटी रेशो कैसा है। जितनी कंपनी में लीवरेज कम है उतनी ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेशन बढ़ जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, टैक्स, कंपनी टैक्सेस और ये सब सारी चीजें टाइम पे करती है कि नहीं। तो बहुत सारे चेक करते हैं हम लोग क्वालिटी में, बिकॉज जब आप एक रिस्की एसेट क्लास में डालते हैं जहां पर प्राइस ऊपर नीचे जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वालिटी में बहुत ज्यादा ध्यान दें, जिससे कि आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। अगर आपने एक बार डाउनसाइड प्रोटेक्शन कर लिया, फिर देन यू कैन देन इट इज रिलेटिवली इजी। अच्छा, जैसे अखिल जी मान लीजिए, चूंकि इस सेक्टर में बहुत रनअप है और आपने कहा थीम चुनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसके अंदर स्टॉक भी अगर 30-35-40 ढूंढो तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमने अक्सर देखा है स्मॉल कैप में क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बहुत देर तक रुके रहते हैं, और फंड हाउस को या किसी बड़े इन्वेस्टर को एंट्री लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें बहुत लिक्विडिटी का इश्यूज होते हैं। या ले लिया मान लिया आपने, तो फिर आपको बहुत लंबा समय उसमें गुजारना पड़ता है। ये आप लोग कैसे डील करेंगे?
तो आज की डेट में देखेंगे तो आपके सारे पॉइंट बहुत वैलिड हैं। स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, ये इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं। इसमें दो तरीके से इसको मैनेज करते हैं। एक है कि अगर फोकस पोर्टफोलियो चलाते हैं, जैसे हम चलाते हैं 30 से 35 स्टॉक का पोर्टफोलियो, तो इसमें साइज बहुत जरूरी है। तो लाइक अप टू $1 बिलियन, मतलब 7-8 हजार करोड़ तक 35 से 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने में लिक्विडिटी या कैपेसिटी की इशू नहीं आती है, राइट। अब अगर आप बहुत बड़ा फंड बन जाए तो फिर ऑब्वियसली 35-40 स्टॉक में पोर्टफोलियो को चलाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक कोई समय ऐसा आएगा जहां पर शायद हमको फ्लोज को पॉज करना पड़ेगा या एसआईपीस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लमसम कम करने पड़ेंगे अगर हमको फोकस पोर्टफोलियो चलाना है। दूसरा तरीका है कि आप बहुत लंबा पोर्टफोलियो बनाइए। जैसे कि आप देखेंगे काफी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी साइज बहुत बड़ी है, 25,000, 30-35,000 करोड़ है, पर उनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे 150, 200, 250 नाम होते हैं, और जो एलोकेशन होते हैं वो 0.1, 0.2, 0.3, मतलब आई थिंक मैक्सिमम एलोकेशन 1% ही होता है। तो दो ही तरीके, या तो आप लंबा पोर्टफोलियो बनाइए या आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है तो आप साइज पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से हम लिक्विडिटी के जो ये इश्यूज हैं और ठीक तरीके से मैनेज पोर्टफोलियो स्मॉल कैप्स में इसी तरीके से यूज करते हैं जी। अच्छा, एक और मतलब क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी बहुत सारे लार्ज कैप में अंडर परफॉर्मेंस है, 3-3 साल हो गए हैं। इवन मतलब आई एम नेमिंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट कैप मारुति, पिछले 7-8 सालों का अंडर परफॉर्मेंस है। क्या है उसमें? कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। 10,000 तब भी था 6-7 साल पहले, और अभी भी 10,000 रुपये। सो अगर बड़ा पैसा उसमें आता है तो भी क्या आप अल्फा जनरेट कर पाएंगे स्मॉल कैप में? देखिए, अल्फा जनरेट किस तरीके से होता है? अल्फा जनरेट होता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज की क्वालिटी इंडेक्स से बेटर है, आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ इंडेक्स के कंपनियों की ग्रोथ से बेटर है, और आपके पोर्टफोलियो में आपका जो वैल्यूएशंस हैं वो इंडेक्स के वैल्यूएशन से सस्ते हो। अगर आपने ये क्यू, जी और पी को ठीक तरीके से पोर्टफोलियो में मैनेज किया है तो लंबे समय में अल्फा जनरेट करने में कोई परेशानी आती नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कभी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हो, कभी इंडेक्स हमसे आगे हो, कभी हम इंडेक्स के पीछे हो, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, ऐसा हुआ भी है रिसेंट पास्ट में। बट लंबे समय में अगर आपके पास में बेहतरीन कंपनीज हैं जिसमें क्वालिटी इंडेक्स की कंपनियों से ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा है और वैल्यूएशंस कम है, तो आउट परफॉर्म करने में कोई ऐसे इंडिया इज द अल्फा मार्केट। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और डीप बातें करेंगे कि किस सेक्टर को कैसे चुनते हैं, क्या पैरामीटर्स लगाते हैं, क्या मैनेजमेंट से मिलना ज़रूरी है किसी कंपनी में निवेश करने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी के स्मॉल कैप फंड के बारे में। अखिल, ये बताइए कि मान लीजिए किसी स्टॉक ने बड़ी मेहनत करके आपके फंड में एंट्री तो पा ली, एंटर हो गया, अब वो पड़ गया ठंडा, परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, तो आप कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे उसको? नहीं तो देखिए, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स तो क्या मतलब रोज रात को एनएवी आती है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है परफॉर्मेंस पे। और देखिए, जब परफॉर्मेंस, अगर हमारा पोर्टफोलियो अच्छा है और पोर्टफोलियो में कंपनियां अच्छी कर रही हैं, थीम सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन, सारी की सारी चीजें ठीक है, फिर भी अगर अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखने में कोई हर्ज नहीं है। वील कीप सम पेशेंस, 1-2 साल। अगर, हाँ सर, 1-2 साल का टाइम देंगे उसको आप? हाँ, जबरदस्ती पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ इश्यूज हैं, कहीं पर कुछ चेंजेस करने हैं पोर्टफोलियो में, कुछ सेक्टर्स में हेरफेर करना है, थीम्स को बदलना है, कुछ पोर्टफोलियो को बदलना है, तो अगर कुछ हमारे तरफ से इशू आ रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बट अगर पोर्टफोलियो ठीक है और अंडरलाइन कंपनियों में परफॉर्मेंस ठीक आ रही है, तो जस्ट बिकॉज उनकी प्राइस नहीं चल रही है और अंडर परफॉर्मेंस आ रहे हैं तो वी विल नॉट चेंज आवर फिलॉसफी। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना क्लास में, आप तो गए हो गुरु, परफॉर्म करो अदरवाइज पेरिश, मैं बाहर कर दूंगा अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो। वो अप्रोच रहेगा ना आपका? नहीं, वो होता ही सर, होता ही 100% है। देखिए, इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स को देना ही है, नहीं तो बहुत पनिशमेंट मिलती है। अच्छा, क्या
जी, क्या यूनिक थीम्स आपने सेलेक्ट की? जैसे ये आपने एक दो का जिक्र किया एग्जांपल के तौर पे कि फिनेंशियल्स में भी बहुत सारे, बहुत बड़ा सेक्टर है ये। क्या अलग से थीम्स आप देख रहे हैं जो अभी तक बहुत रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, या जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता जनरली, या हो सकता है वो केवल स्मॉल कैप या मिड कैप यूनिवर्स में ही अवेलेबल हों? वो ऐसी क्या थीम्स हैं, या क्या ऐसी चीज़ें इंडिया में हो रही हैं जहाँ पे आप ध्यान देंगे? जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, अब हेल्थ केयर सेक्टर में फार्मास्यूटिकल बहुत कॉमन है, लेकिन हेल्थ केयर के अंदर हमारा ध्यान हॉस्पिटल्स पे ज्यादा है, या जो फार्मेसी चेन्स हैं या डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं। तो विद इन हेल्थ केयर ये कुछ जैसे एक थीम हो गई हेल्थ केयर, थीम के अंदर सब थीम में मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक्स भी है, फार्मेसी चेन्स भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, राइट। तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। आप देखेंगे कि इंडिया में पावर सेक्टर की डिमांड अभी पीक पे है, राइट। तो पावर सेक्टर और जो रिन्यूएबल सेगमेंट है पावर सेक्टर के अंदर, उस स्पेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल मैंने आपको समझाई है। इंश्योरेंस एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है जो अभी कोविड के बाद में लोग बागों जो कस्टमर्स हैं या सिटीजन्स हैं वो अपने आप को हेल्थ इंश्योर भी करवा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं। तो ये एक लंबे समय का थीम बन सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार के थीम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, पावर सेक्टर में। इसी तरीके से चाइना प्लस वन एक थीम बनती है, तो उसमें आप देखिए गारमेंट कंपनीज हैं, अब उसमें आप स्पेशलिटी केमिकल्स आ गई, तो एक बड़ी थीम बनती है। फिर उसके अंदर हम सब थीम बनाते हैं, तो सब थीम के अंदर फिर अच्छी कंपनी को ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। और जैसे फार्मा है, उसके अंदर फार्मा बहुत बड़ा सेक्टर है सर, आप लोग बड़ा मेहनत करते हैं, मैं इसके लिए आपको तारीफ करूंगा कि वो हेल्थ केयर नीरज जी, हेल्थ केयर। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, विद इन फार्मा इज वेरी लार्ज ना, उसके अंदर फिर हेल्थ केयर भी है। हेल्थ केयर के अंदर भी आप एक हॉस्पिटल रखेंगे, एक पैथ लैब रखेंगे, फिर एक मेडिकल स्टोर वाली कंपनियां रखेंगे, इधर फिर एपीआई है, प्लेटफॉर्म का बहुत ही बड़ा, मतलब रियली वेरी वेरी सीरियस। और वैसे फिनेंशियल्स में तो क्या आप इस बात को अवॉइड करेंगे कि इस सेक्टर का जो सबसे बड़ा लीडर है वो बड़े लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके यहाँ का जो लार्ज कैप होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसी सेगमेंट की, उसी सेक्टर की जो स्मॉल कैप की लीडर है या उस सेगमेंट में सबसे बड़ी दिख रही है उसको हम पकड़ लेते हैं, ये अप्रोच रहेगा क्या? या हिडन जेम्स ढूंढ रहे हैं कि अभी तो ये धंधा शुरू ही कर रहे हैं, अब पकड़ लेते हैं इनको, कैच देम यंग वाली फॉलोइंग? बिल्कुल सही बोल रहे हैं नीरज जी आप कि उसी स्पेस में उस साइज की कंपनी जो उभरती कंपनी है, जिसमें आपको क्वालिटी अच्छी दिख रही है, मैनेजमेंट अच्छा दिख रहा है और लीडरशिप पोजीशनिंग होनी चाहिए बेसिकली। तो लीडरशिप पोजीशनिंग उन्हीं की होती है जो कंपनी अच्छी होती है, जिनके ब्रांड अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, मार्जिन अच्छे होते हैं। अगेन तो उसमें बहुत सारे चेक आप लगा के देख सकते हैं कि आप लीडरशिप कंपनी को लें, बट क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी है तो स्मॉल कैप में वी हैव टू सी द लीडरशिप इन फार्मास्यूटिकल फॉर एग्जांपल और बैंकिंग फॉर एग्जांपल, राइट। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके, अच्छा, अब चलिए बेसिक हम लोग समझ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन समझाइए, जब आपने कोई कंपनी आइडेंटिफाई कर लिया, आपकी रिसर्च टीम ने कहा कि साहब ये एक्स नाम की कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है, तो उसमें एक पार्ट होगा कि मैनेजमेंट, एक पार्ट होगा उसका जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल्स, और एक पार्ट होगा उस सेक्टर का, बिजनेस का, उसकी स्केलेबिलिटी का आउटलुक। तो एक तो आप अपने दफ्तर में बैठ के एक्सेल सीट पे फाइनेंस वाला काम कर लेंगे, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। बिजनेस आउटलुक और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी समझने के लिए क्या आप हर कंपनी के मैनेजमेंट से मिलेंगे, बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, तभी निवेश करेंगे? 100%। हमारा जो इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है उसके अंदर एक होता है, जैसे आपने बताया कि ऑफिस में बैठ के बैलेंस शीट पढ़ा, एक्सेल शीट वो सब किए, तो वो तो है ही, करना ही पड़ता है। बट जो ज्यादा कंफर्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो मैनेजमेंट से मिलके आता है। और मैनेजमेंट के साथ बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस मॉडल समझे जाते हैं, उनकी कंपटीशन से बातें होती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारी चेक्स लगते हैं, वेंडर से बात करते हैं हम लोग, एम्प्लॉय से बात करते हैं। तो काफी हर लेवल पे हमने फिल्टर लगाया हुआ है। बट एक्चुअली आई विल से कि मोर देन बैलेंस शीट वी पुट लॉट ऑफ जो इम्पोर्टेंस है वो मैनेजमेंट से मिलके ही जो कंफर्ट आता है, आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट से मिलके जो नीरज जी एक और चीज माइंड में रखिए कि जो स्मॉल कैप्स है ना, इसमें प्रोफेशनल रिसर्च
और कवरेज बहुत कम होती है। तो इसलिए हमारे एनालिस्ट और हमारे फंड मैनेजर्स को खुद रिसर्च करना पड़ता है, खुद कंपनियों को मिलना पड़ता है, खुद की एनालिसिस करनी पड़ती है, तब जाके खरीदते हैं। ओके, फर्स्ट हैंड ओरिजिनल रिसर्च के लिए मैनेजमेंट से मिलना पड़ेगा और उसका एक्चुअली उसका एक्सरे कर लेंगे, आप लोग मिलेंगे उसको तो पूरा अंदर बाहर समझ लेंगे कि ये कितनी इंटीग्रिटी है और इसकी कितनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं, और क्या उसके लिए इन्होंने पूरा प्रॉपर एक इकोसिस्टम तैयार किया है, सेक्टर में स्केलेबिलिटी है कि नहीं है, सस्टेन कर पाए, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे, तभी आप फाइनल करेंगे कि हाँ अब ये डन है, अब इसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। अखिल सर बहुत शुक्रिया। कोई जोड़ना चाहते हैं, कोई बात आप? सॉरी सर, सुना नहीं मैंने। कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, नथिंग, मैं जस्ट सेइंग थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो और जो लोग ये शो देख रहे हैं, 19 तारीख तक ये खुला हुआ है NFO, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। स्मॉल कैप का है, ध्यान रखिएगा, और स्मॉल कैप ने हिस्टोरिकली बड़े लोगों से ज़्यादा रिटर्न कमा के दिए हैं अगर आप अच्छा फंड लेते हैं तो इस इतनी डिटेल, इतनी इधर उधर के सवाल मैं इसीलिए पूछता हूँ कि आपका जो फंड मैनेज करने वाला है उसको आप समझें। फंड को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है फंड मैनेजर को समझना, और इस शो का वही प्रॉमिस है। हमें फंड के अंदर क्या है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि फंड मैनेजर के दिमाग में क्या है। तो मैंने कोशिश की है, अगर आपको फंड पसंद आता है तो आप इसके NFO में निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से मुलाकात आपको कराएंगे। इस हफ्ते के लिए